अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करनी है, वो है ब्रोंकियल अस्थमा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे अस्थमैटिक पेशेंट को डिज़ीज़ के बारे में अवेयरनेस नहीं होती और वो इसलिए बार-बार एक्सेसरबेशन के साथ इमरजेंसी में आ रहे होते हैं। अपडेटेड जीना गाइडलाइन के मुताबिक आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस स्टेप पे क्या ट्रीटमेंट देना है और कब स्टेप अप और कब स्टेप डाउन करना है। बेसिकली हम जब अस्थमा की असेसमेंट करते हैं तो हम अस्थमा को माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर फॉर्म में कैटेगराइज करते हैं। जो स्टेप 1 एंड स्टेप 2 है वो माइल्ड अस्थमा है और स्टेप 3 मॉडरेट एंड स्टेप 4 एंड 5 सीवियर अस्थमा है। अब स्टेप वन कब कहेंगे? जब लेस देन ट्वाइस अ मंथ सिम्टम्स होंगी और पेशेंट जो है आपके पास नो रिस्क ऑफ एग्जर्बेशन एंड नो एग्जर्बेशन इन लास्ट 12 मंथ, तो इसको हम बोलते हैं स्टेप 1। और स्टेप 2 कब कहते हैं? जब मोर देन 2 डेज ट्वाइस सिम्टम्स हो इन अ मंथ एंड बट लेस देन 4 to 5 days इन अ वीक, तो इसको हम स्टेप 2 कहते हैं। अब स्टेप 1 और स्टेप 2 का ट्रीटमेंट सेम है, क्योंकि अब उन्होंने दो ट्रैक चलाए हैं। एक तो साबा को उन्होंने स्टिल रिलीवर रखा है, लेकिन उन्होंने जो ट्रैक 1 है साबा को रिलीवर से निकाल दिया है। वो अब लाबा को भी रिलीवर यूज करते हैं। वो कहते हैं कि जो लाबा है और साबा इनका ऑनसेट ऑफ एक्शन सेम टाइम पे होता है, तो इसलिए उन्होंने ट्रैक 1 में एज नीडेड लो डोज आईसीएस प्लस फार्मिट्रोल को स्टेप 1 और स्टेप 2 में यूज किया है एज नीडेड एज अ रिलीवर थेरापी। तो ये आपका इंटरमिटेंट अस्थमा का ट्रीटमेंट हुआ। अब स्टेप 3 पे चलते हैं। स्टेप 3 पे कब जाना है? जब पेशेंट को मोर देन 4 to 5 डेज सिम्टम्स हो इन अ वीक और वंस नाइट टाइम अवेकनिंग हो, तो अब स्टेप 3 है। स्टेप 3 में बेसिकली मेंटेनेंस थेरापी लो डोज आईसीएस प्लस फार्मिट्रोल ये देना है और पेशेंट को इसको बोलते हैं मेंटेनेंस कंट्रोलर एंड रिलीवर थेरापी। रिलीवर भी है, कंट्रोलर भी है, मार्ट थेरापी। फिर अब इसके साथ साथ आपके पास अल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या हैं? वो LTRA लिकोट्राइन्स रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हैं, जैसे मोटिलोकास्ट है, वो रेगुलरली यूज कर सकते हैं। और पेशेंट को फिर अब स्टेप 4 पे जाए। स्टेप 4 कब है? जब पेशेंट को डेली सिम्टम्स हों और वंस और मोर देन वंस नाइट टाइम अवेकनिंग हो सिम्टम्स की वजह से और पेशेंट के लंग फंक्शन जो है वो लो हो जाए, तो पेशेंट का हम इसको बोलते हैं कि स्टेप 4 ट्रीटमेंट नीडेड है। ये सीवियर अस्थमा है और इसमें हम मॉडरेट डोज, पहले लो डोज थी थर्ड पे, अब मॉडरेट लो डोज 400 माइक्रोग्राम है और ये बैक्लोमेटासोन के है, बाकी इसका इस तरह चेंज कर लीजिएगा। अब जो मॉडरेट डोज है वो 800 माइक्रोग्राम है, हाई डोज 2000 माइक्रोग्राम है। तो 800 माइक्रोग्राम मॉडरेट डोज, मीडियम डोज आईसीएस प्लस फार्मिट्रोल दें और साथ उसके एलटीआरए पहले ही दे रहे हैं। अब फोर्थ ड्रग आप लामा ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद आप स्टिल पेशेंट का अस्थमा अनकंट्रोल्ड है तो आप स्टेप 5 कंसीडर करेंगे। अब स्टेप 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंट को आपने थर्ड ड्रग लामा जो है वो रेगुलर यूज करनी है। आपने देखा होगा कि एक न्यू इनहेलर आया है ट्रिम्बो के नाम से, उन्होंने लॉन्ग एक्टिंग जो लामा है ग्लाइकोपेरोनियम पहले ही ऐड कर दिया है, तो इसको हम बेसिकली 5th स्टेप पे यूज करते हैं। 5th स्टेप पे हमने ओरल कार्टिकोस्टेरॉइड की लो डोज और साथ में अजिथ्रोमाइसिन भी दे सकते हैं। फिर हमने इसके साथ साथ बेसिकली जो न्यू ट्रीटमेंट मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आ गई उनके लिए भी फिनोटाइपिंग असेसमेंट करनी है। अगर तो एंटी IgE पॉजिटिव है तो आप पेशेंट को ओमेलिजुमैब दे सकते हैं। अगर एंटी इंटरल्यूकिन 5R पॉजिटिव है तो पेशेंट को मोपेलिजुमैब दे सकते हैं। और इसी तरह पेशेंट को एंटी इंटरल्यूकिन 4R पॉजिटिव है तो पेशेंट को डुपिलुमैब दे सकते हैं।
और इसी तरह एक और भी एंटीबॉडी होती है, उसका नाम है anti-TSLP। अगर वो पॉजिटिव है तो टेजिपिलुमाब देते हैं। ये मैंने बेसिकली लेटेस्ट ट्रीटमेंट जो एंटीबॉडी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ट्रीटमेंट है ये बताया। इस तरह पेशेंट को आप 3 मंथ और 3 to 6 मंथ के उसके बाद आप जब असेस करते हैं पेशेंट को, अब आपने स्टेप डाउन किस तरह करना है, आपने 25 to 50% अगर सिम्टम कंट्रोल हो गई हैं तो आपका ये गोल होना चाहिए कि 25 to 50% ओरल कार्टिकोस्टेरॉइड की डोज कम हो जानी चाहिए, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। और फिर इनहेल कार्टिकोस्टेरॉइड को कम करें और एंड पे जो है बीटा एगोनिस्ट को कम करें। इस तरह आप पेशेंट को जो है वो एग्जर्बेशन से बार बार हॉस्पिटल। और फिर आपने असेसमेंट कैसे करनी है पेशेंट की, सबसे पहले सिम्टम्स का पूछना है, फिर इनहेलर टेक्निक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और पेशेंट कंप्लायंस एडहेरेंस का भी पूछना है। और इसी तरह जो है वो आप पेशेंट को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।